द टीचर्स रूम में आप सभी का स्वागत है। हम सिलेबस कर रहे थे अपना बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के सामान्य अध्ययन का। हम बात कर रहे थे मध्यकालीन भारत की। कल की क्लास में हमने दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंशों के बारे में और दक्षिण राज्य के वंशों के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वह है मुग़ल साम्राज्य, और इसके अलावा हमारा एक टॉपिक और रह जाएगा इसके बाद मराठा साम्राज्य, जिसको भी हम आज की ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास हम अपनी शुरुआत करते हैं। बात करते हैं मुग़ल साम्राज्य की। मुग़ल साम्राज्य का शासनकाल रहा था 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। दिल्ली के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में पराजित करके बाबर ने प्रथम भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी थी। जैसा कि आपको कल की वीडियो में बताया गया था कि अंतिम सुल्तान जो थे इब्राहिम लोदी, उनको पानीपत के प्रथम युद्ध में किसने हरा दिया था? बाबर ने हरा दिया था। ये पानीपत कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है आपका पानीपत? हरियाणा में। इसमें आपको आपके जो इब्राहिम लोदी थे उनको हरा दिया गया था। आगे बात करते हैं। मुग़ल वंश के मुग़लों का शासन भारत में 300 वर्षों से अधिक समय तक रहा। इनका कब 300 वर्षों से अधिक समय, मतलब कितने साल इन्होंने शासन किया? लगभग 300 वर्ष किया इन्होंने। 1526 से 1857 तक रहा, परंतु इसमें केवल 181 वर्ष 1526 से 1707 तक के समय को मुग़लों का वैभव का काल माना जाता है, यानी ग्रेट मुग़ल्स माना जाता है। इस समय जो 181 वर्ष है, इस समय ही मुग़ल जो काल था वो फला फूला था और इसके प्रमुख शासक हुए थे। आगे बात करते हैं। वर्ष 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसे उत्तर मुग़ल काल भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? उत्तर मुग़ल काल। उत्तर मुग़ल काल कब शुरू हुआ? जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में। इस काल में 1707 से 1857 ईस्वी तक कमज़ोर व अयोग्य मुग़ल शासक हुए। इसके बाद अंग्रेज़ों का शासन काल आ जाता है यहाँ पे। तो इसमें जो शासक थे वो अयोग्य शासक हुए। मुग़ल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय था। इसका अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। वर्ष 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेज़ों ने इसे निर्वासित कर रंगून भेज दिया था, जहां 1862 में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसे कहाँ भेज दिया गया था? रंगून में। रंगून ये कहाँ पे है? ये वर्तमान के म्यांमार में, जो पहले कहाँ था? बर्मा में। म्यांमार या बर्मा में, यहाँ इसे भेज दिया गया, जहाँ इसकी 1862 में मृत्यु हो गई थी। इसकी मृत्यु के साथ ही भारत में मुग़ल साम्राज्य का अंत हो गया। जैसे ही बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हो गई, उसके बाद मुग़ल साम्राज्य पूरी तरह समाप्त हो गया। आगे बात करते हैं मुग़ल वंश के प्रमुख शासकों के बारे में। तो बात करते हैं इसके संस्थापक के साथ से बाबर से। बाबर का शासनकाल रहा था 1526 से 1530 ईस्वी तक। सन 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुग़ल शासन की नींव रखी थी। बाबर ने दिल्ली सल्तनत के शासकों की परंपरा सुल्तान को तोड़कर स्वयं को बादशाह घोषित किया। इसने एक पुरानी परंपरा, कौन सी परंपरा जो चली आ रही थी, सुल्तान बोलने की परंपरा चली आ रही थी, इसको समाप्त करके एक नई परंपरा को शुरुआत करी, जिसको बोला जाता है बादशाह। आगे बात करते हैं। बाबर ने भारत पर आक्रमण के दौरान भारत में कई स्वतंत्र राज्य भी थे। बाबर ने जब आक्रमण किया था तो भारत में उस दौरान कई स्वतंत्र राज्य भी थे, जिसमें प्रमुख थे बंगाल, कश्मीर, सिंध, विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य। ये विजयनगर बहमनी साम्राज्य दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य वंश थे। इनके बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ा था। बाबर ने पानीपत के युद्ध के पश्चात 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में मेवाड़ के शासक राणा सांगा को पराजित किया था। इन्होंने पानीपत के युद्ध के बाद किसको पराजित किया? खानवा के युद्ध में मेवाड़ के शासक राणा सांगा को पराजित किया था। ये युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। यहाँ से ही प्रश्न बनता है, खानवा के युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। किस किस के बीच लड़ा गया था? ये बाबर और इसके अलावा हमारे मेवाड़ के शासक राणा सांगा के साथ। किसके साथ लड़ा गया था? ये राणा सांगा के साथ लड़ा गया था। इस युद्ध के विजय होने के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। जैसे ही खानवा के युद्ध में इसके विजय प्राप्त हुई थी तो इसने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। बाबर ने मात्र 4 वर्ष में ही भारत में शासन किया। वर्ष 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। मात्र इसने कितने वर्ष शासन किया? मात्र 4 वर्ष इसका शासनकाल रहा भारत में। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी की रचना तुर्की भाषा में की थी। इसने अपनी एक आत्मकथा स्वयं लिखी थी, जिसका क्या नाम था? तुझ के बाबरी। बाबर की आत्मकथा क्या नाम था? तुझ के बाबरी। इसकी जो भाषा थी वो कौन सी थी? तुर्की भाषा थी। आगे बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण शासक की, हुमायूं की, जो इसका अगला शासक हुआ मुग़ल वंश का। हुमायूं का शासनकाल रहा था 1530 से 1556 ईस्वी तक।
बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र हुमायूं मुगल वंश के सिंहासन पर बैठा। जैसे ही बाबर की मृत्यु हो गई 1530 ईस्वी में, वैसे ही हुमायूं गद्दी पर बैठा। सन 1538 में हुमायूं ने बंगाल को जीतकर मुगल शासन के अधीन किया। 1538 में इसने कौन सा क्षेत्र जीत लिया? बंगाल का क्षेत्र जीत लिया। हुमायूं के सबसे बड़े शत्रु अफगान थे। कौन थे? अफगान थे। वह बाबर के समय से ही मुगलों को भारत से खदेड़ना चाहते थे। हुमायूं का प्रमुख प्रतिद्वंदी अफगान नेता शेर खां था। कौन था इसका प्रतिद्वंदी नेता? शेर खां, जिसे शेरशाह सूरी भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? शेरशाह सूरी भी कहा जाता है। ये बहुत फेमस शासक हुआ है। 16 जून 1539 में चौसा के युद्ध में शेर खां हुमायूं को बुरी तरह से पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा और हुमायूं भारत से भागने पर मजबूर हो गया। एक नया शासक आ गया, शेर खां। अफगान शासक आ गया, शेर खां सूरी। ये बीच में मुगल शासन के बीच में एक कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए शासक रहा था। आगे बात करते हैं। सन 1540 से 1555 तक, यानी लगभग 15 वर्ष तक हुमायूं ने सिंध में अमरकोट, फारस तथा अन्य राज्यों में निर्वासित जीवन व्यतीत किया। यानी ये भटका भटका फिरता रहा, इधर उधर अपनी जान बचाते हुए फिरता रहा। सन 1555 में मच्छीवाड़ा एवं सरहिंद के युद्धों में विजय प्राप्त कर हुमायूं ने शेरशाह के वंशजों से भारत का साम्राज्य वापस छीन लिया। 1555 में इसने अपना कम बैक कर लिया। इस प्रकार हुमायूं ने पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। आगे बात करते हैं। हुमायूं के योग्य सेनापति बैरम खां ने हुमायूं को पुनः राज सिंहासन प्राप्त करने में मदद की थी। इसको राज सिंहासन प्राप्त करने में किसने मदद की थी? इसके सेनापति बैरम खां ने। कौन था इसका सेनापति? बैरम खां। 27 जनवरी 1956 को अपने ही पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। हुमायूं की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसके अपने ही पुस्तकालय में। यहाँ से ही प्रश्न होता है कि ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसके स्वयं के पुस्तकालय में की सीढ़ियों से गिरने से मृत्यु हो गई थी? तो इसका नाम था हुमायूं। आगे बात करते हैं शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी बेसिकली मुगल वंश का शासक नहीं रहा था, लेकिन बीच में इसका शासनकाल रहा था दिल्ली सल्तनत में, तो इसके बारे में अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। शेरशाह सूरी का शासनकाल रहा था 1940 से 45 तक। सूरवंश का संस्थापक इसका ये था। किस वंश का संस्थापक था? ये सूरवंश का संस्थापक था। इसका बचपन का नाम क्या था? फरीद। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद। इसके पीछे इसका फरीद नाम रखने के शेरशाह रखने के कारण इसके एक कारण भी है जिसके बारे में बात करते हैं। शेर मारने के कारण से शेर खां की उपाधि दे दी गई थी। सूबेदार बहार खां द्वारा दी गई थी। इसने बचपन में एक शेर मार दिया था, इसलिए इसे शेर खां की उपाधि दे दी गई, इसलिए इसको शेरशाह सूरी कहा जाने लगा, जबकि इसका नाम फरीद था। सन 1539 में हुमायूं को चौसा युद्ध में पराजित करने के पश्चात शेर खां ने शेर खां की उपाधि धारण की, शेरशाह की उपाधि धारण की थी। इसे पहले से शेर खां की उपाधि मिली हुई थी। किसके द्वारा? सूबेदार बहार खां द्वारा। लेकिन जैसे ही इसने हुमायूं को चौसा के युद्ध में पराजित किया तो इसने शेरशाह की उपाधि धारण कर ली थी। आगे बात करते हैं। दिल्ली की गद्दी पर 67 वर्ष की आयु में 1540 में बैठने के बाद मुगल साम्राज्य को उखाड़कर इसने सूरवंश की स्थापना की। इसे द्वितीय अफगान साम्राज्य भी कहा जाता है, यानी अफगान का दूसरा राजवंश दिल्ली सल्तनत पर सत्ता में बैठा। शेरशाह भारतीय इतिहास में अपने कुशल शासन प्रबंधन के लिए विख्यात है, यानी इसने काफ़ी अच्छे कार्य किए थे जिसके लिए विख्यात है। इसने प्रसिद्ध द ट्रंक रोड का निर्माण एवं मरम्मत करवाई थी, जिसको शेरशाह रोड के नाम से भी जाना जाता है। इस रोड का जो बेसिकली नाम है उसका नाम क्या है? द ट्रंक रोड। क्या? द ट्रंक रोड। यहाँ से ही प्रश्न बनता है, द ट्रंक रोड का निर्माण करता कौन था? शेरशाह सूरी। आपने तो पढ़ा होगा कि शेरशाह सूरी ने कौन सी रोड का निर्माण कराया था? शेरशाह सूरी। लेकिन एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से बनता है द ट्रंक रोड, तो यहाँ पे पता नहीं होता बच्चों को ज़्यादातर द ट्रंक रोड किसने बनवाई थी, तो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। आगे बात करते हैं। शेरशाह की मृत्यु 1545 में एक बारूद विस्फोट में घायल होने के कारण हो गई। इसकी मृत्यु कहाँ हो गई? 1545 में एक बारूद विस्फोट में घायल होने के कारण। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। इसका मकबरा कहाँ पे है? सासाराम बिहार में। यहाँ से ही प्रश्न बन सकता है शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में। शेरशाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह 1545 से 1530 ईस्वी में, फिर फिरोज शाह 1553 में तथा मोहम्मद आदिल शाह 1553 से 55 हुए। ये अयोग्य शासक थे, इतने महत्वपूर्ण शासक नहीं थे। शेरशाह की मृत्यु के बाद भी सूरवंश का शासन वर्ष 1955 तक चलता रहा। हुमायूं द्वारा पुनः दिल्ली का शासक बनने तक चलता रहा था, यानी इन्होंने जो इसके वंशज थे इन्होंने भी कुछ समय तक शासन किया था। अब वापस बात करते हैं, वापस हम आ जाते हैं। शेरशाह ने जैसे ही गद्दी को प्राप्त कर लिया था तो मुगल वंश का शासन पुनः स्थापित हो गया था। तो इसमें बात करते हैं अकबर की। अकबर का जो शासनकाल रहा था वो था 1556 से 1605 तक।
कहाँ तक रहा था? गए मम्मी? ठीक है। आगे बात करते हैं अकबर की। अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1556 से 1605 ईस्वी तक। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुमायूं के निर्वासन काल में जब ये दर दर भटक रहा था तब हुआ था। अमरकोट के राणा वीरसाल के दुर्ग में हुआ था। इसका जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के राणा वीरसाल के दुर्ग में हुआ था। हुमायूं की मृत्यु समय अकबर पंजाब अभियान पर था। पंजाब में ही कालानौर नामक स्थान पर 14 वर्ष की आयु में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था तथा बैरम खां को उसका संरक्षक बना दिया गया, क्योंकि 14 वर्ष की आयु में ये छोटा था तो शासक करने के लिए इतना अभी कैपेबल नहीं था, तो इसलिए बैरम खां को इसका संरक्षक बना दिया गया था। आगे बात करते हैं पानीपत के द्वितीय युद्ध में सन 1556 में जो हुआ था, अकबर की सेना ने अफगान शासक मोहम्मद आदिल शाह के योग्य सेनापति हेमू को पराजित किया था। इसने किसको पराजित कर दिया था? मोहम्मद आदिल शाह की योग्य शासक हेमू को पराजित कर दिया था। अकबर ने दक्षिण भारत के भी कई राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था, जैसे दौलताबाद में किया था इसने 1599 में और अहमदानगर में 1600 में इसने अपना शासन स्थापित किया था। आगे बात करते हैं अकबर के बारे में। अकबर ने अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए विख्यात था। वर्ष 1582 ईस्वी में अकबर ने एक नवीन धर्म दीन ए इलाही की स्थापना की थी। इसने कौन से नया धर्म चलाया? दीन ए इलाही, जो विभिन्न धर्मों के अच्छे तत्वों का मिश्रण था। अकबर ने शासन की शुरुआत में उदार कार्य जैसे युद्धबंदियों को गुलाब बनाना, तीर्थ यात्रा कर एवं जजिया कर की समाप्ति की। इसने काफ़ी अच्छे काम किए जैसे ही शासक बना। आगे बात करते हैं। अकबर ने आगरा से 35 किलोमीटर दूर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह के निकट नई राजधानी फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। इसने कौन सी नई राजधानी बनाई? फतेहपुर सीकरी, जो कहाँ थी? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह के निकट। अकबर ने अपनी गुजरात विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? ये फतेहपुर सीकरी में। ये किसी विजय के पश्चात बनाया गया था? गुजरात विजय के पश्चात बनाया गया था। अकबर ने संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों या प्रांतों में बांटा था, जिनकी संख्या बरार, खानादेश एवं नगर को जीतने के बाद 15 हो गई थी। टोटल इसकी कितनी हो गई थी? 15 हो गई थी। बात करते हैं अकबर के जो साम्राज्य सूबे थे कौन कौन से थे। तो पहला सूबा था इसका बंगाल, दूसरा सूबा था बिहार, तीसरा सूबा था इलाहाबाद, चौथा था अवध, पाँचवा आगरा, छठा था मालवा, सातवां था अहमदानगर, आठवां दिल्ली, नौवां अजमेर और 10वां लाहौर, 11वां था मुल्तान, 12वां काबुल, 13वां बरार, 14वां अहमदानगर और 15वां खाना देश। ये इस प्रकार इसके 15 प्रांत बटे हुए थे जिस पर इसका शासन स्थापित था। आगे बात करते हैं अकबर के बारे में। अकबर बहुत महत्वपूर्ण शासक थे, यहाँ से बहुत प्रश्न बनने के चांसेस हैं। अकबर ने 1573 से 74 में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की। इसने कौन सी प्रथा की शुरुआत की? मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की। अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की शुरुआत की। यहाँ सभी धर्मों के विद्वान के वार्तालाप को अकबर सुनता था, क्योंकि ये धार्मिक रूप से थोड़ा सा अच्छा शासक था। आगे बात करते हैं। सन 1576 में अकबर के सेनापति मानसिंह व मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ? ये अकबर के सेनापति मानसिंह और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। इस युद्ध में जीतकर भी अकबर मेवाड़ पर अधिकार ना कर सका। इस युद्ध में कहा जाता है कि अकबर जीत तो गया था, लेकिन मेवाड़ पे फिर भी इसका अधिकार नहीं होता। लेकिन कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इस युद्ध में इसकी हार हुई थी। अब ये पता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो इतिहासकार मानते हैं वो मानते हैं कि अकबर की इस युद्ध में जीत हुई थी, लेकिन मेवाड़ पे फिर भी अधिकार नहीं कर पाया था। अब आगे बात करते हैं अकबर के 9 रत्नों के बारे में। इसने अपने दरबार में 9 रत्नों की प्रथा को शुरुआत कर रखी थी, जिसके बारे में बात करते हैं जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, महत्वपूर्ण कार्य करते थे। तो पहला व्यक्ति है 9 रत्नों में अब्दुल रहीम खाने खाना। क्या नाम है? अब्दुल रहीम खाने खाना। खाने खाना बैरम खां का पुत्र था। ये कौन था? बैरम खां का पुत्र। जो इसका बैरम खां कौन था? इसका संरक्षक था। वह फारसी, तुर्की व हिंदी भाषा का विद्वान था। वह किस भाषाओं का विद्वान था? फारसी, तुर्की व हिंदी का। वह एक कुशल सेनापति भी था। अकबर ने इसे खाना खाने की उपाधि से विभूषित किया था। इसने अकबर ने अब्दुल रहीम को कौन सी उपाधि दी थी? खाना खाने की उपाधि दी थी।
बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, तुर्की से फारसी अनुवाद भी इसने किया था। इसने किसका अनुवाद किया था? बाबर की जो आत्मकथा थी तुजुक ए बाबरी, उसका तुर्की से फारसी में अनुवाद किया था। बात करते हैं इसके दूसरे रत्न के बारे में, राजा मानसिंह। दूसरे रत्न कौन थे इसके? राजा मानसिंह। ये अकबर का सेनापति था और मुगल साम्राज्य के विस्तार में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। राजा मानसिंह कौन था? ये अकबर का सेनापति था। बात करते हैं तीसरे नवरत्न के बारे में। तीसरे रत्न के बारे में जो था बीरबल, ये अपनी वाक्पटुता के लिए प्रसिद्ध था, यानी अपनी बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था, काफ़ी चतुर व्यक्ति था ये। अगला व्यक्ति था वो था टोडरमल। इसकी भूमि व्यवस्था के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसने भूमि व्यवस्था में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, भूमि व्यवस्था के सुधार में। आगे बात करते हैं पांचवें रत्न के बारे में। पांचवें रत्न का नाम था मुल्ला दो प्याजा। क्या नाम है? मुल्ला दो प्याजा। यह प्याज का अत्यधिक प्रेमी था, इसलिए इसे मुल्ला दो प्याजा की उपाधि दी गई। यहाँ से आपको याद रखना भी आसान होगा कि मुल्ला दो प्याजा कौन करते हैं। इस प्याज का अत्यधिक शौकीन होने के कारण इसे मुल्ला दो प्याजा कहा जाता था। यह अपनी तीक्ष्ण बुद्धि एवं वाक्पटुता के लिए जाना जाता है, यानी ये भी बुद्धिमान व्यक्ति था। अगला रत्न था वो था तानसेन। तानसेन किस लिए प्रसिद्ध था? ये संगीतज्ञ एवं राजकवि था। अगला जो रत्न था वो था फैजी। फैजी कौन था? ये प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार था। ये अकबर का राजकवि भी था। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि अकबर का राजकवि कौन था? ये था फैजी। अबुल फजल, अगला व्यक्ति कौन है? अबुल फजल। अकबरनामा एवं आईने अकबरी इसकी प्रमुख ऐतिहासिक कृतियाँ। इसने दो ऐतिहासिक कृतियाँ लिखी हैं, अकबरनामा और आईने अकबरी। किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल के द्वारा। अगला जो रत्न था वो हकीम हुमाम था। कौन था? हकीम हुमाम। ये अकबर की पाठशाला के प्रधान अधिकारी थे। ये अकबर की पाठशाला के कौन थे? प्रधान अधिकारी थे। बात करते हैं अगले शासक के बारे में। अगला शासक हुआ जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल रहा था 1605 से 1627 ईस्वी तक। अकबर के पुत्र जहांगीर का जन्म सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की खानकाह में फतेहपुर सीकरी में हुआ था, यानी शेख चिश्ती की दरगाह में हुआ था, इसलिए इसका बचपन का नाम सलीम रखा गया था। इसका बचपन का नाम क्या था? जहांगीर का सलीम। किस लिए रखा गया था? क्योंकि इसका जन्म संत शेख सलीम की दरगाह में हुआ था। सलीम, जिसे जहांगीर के नाम से जाना जाता है, इसकी शिक्षा अकबर के विश्वासपात्र विद्वान अब्दुल रहीम खाना के संरक्षण में हुई थी। किसके संरक्षण में हुई थी? अब्दुल रहीम खाना के संरक्षण में, जो इसके नवरत्नों में से एक था। आगे बात करते हैं। सलीम ने अपने पिता अकबर के विरुद्ध विद्रोह इसने अपने पिता अकबर के विरुद्ध विद्रोह भी किया था। जब कब किया था? 1599 से 1604 के बीच किया था। 1602 ईस्वी में इसने अकबर के सलाहकार अबुल फजल की हत्या कर दी थी। इसने किसकी हत्या कर दी थी? अबुल फजल की हत्या इसने करवा दी थी। बादशाह बनने के बाद 1605 ईस्वी में जब ये बादशाह बना, जहांगीर को भी अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। जैसे इसने अपने पिता का विद्रोह करा, वैसे ही इसके पुत्र ने भी इसका विद्रोह कर दिया। इसमें खुसरो की पराजय हुई थी। इसने अपने पुत्र खुसरो को हरा दिया था। आगे बात करते हैं। खुसरो को शरण देने के कारण जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। इसने किसकी हत्या कर दी थी? सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। किस लिए करवा दी थी? क्योंकि इसने इसके पुत्र खुसरो को शरण दी थी, जो इसका विद्रोही था। सन 1616 में अब्दुल रहीम खाना के नेतृत्व में बीजापुर एवं गोलकोंडा पर विजय जहांगीर की प्रमुख उपलब्धियां थी। यानी अब्दुल रहीम खाना के नेतृत्व में इसने गोलकोंडा और बीजापुर पर विजय प्राप्त की थी। आगे बात करते हैं। जहांगीर के शासनकाल में कला व साहित्य की काफ़ी विकास हुआ था। इसके शासनकाल में कला व साहित्य का काफ़ी विकास हुआ था, क्योंकि ये कला और साहित्य का प्रेमी था। वह स्वयं भी कला एवं साहित्य का प्रेमी था। जहांगीर ने तुझ के जहांगीरी नामक अपनी आत्मकथा लिखी। इसने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी? तुझ के जहांगीरी नाम से लिखी। चित्रकला में प्रेमी जहांगीर के दरबार में कई प्रसिद्ध हिंदू व मुस्लिम चित्रकार थे। ये चित्रकला का बहुत प्रेमी था, इसलिए इसने काफ़ी सारे चित्रकार रखे हुए थे। जहांगीर ने सूरदास को अपने दरबार में आश्रय दिया था। सूरदास की प्रसिद्ध रचना सूरसागर है। सूरदास की प्रसिद्ध रचना क्या है? सूरसागर। इसने अपने दरबार में इसको आश्रय प्रदान किया था। आगे बात करते हैं। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का उस पर काफ़ी प्रभाव था। जहांगीर के जीवन के अंतिम दिन में 14 वर्ष में नूरजहां ही सत्ता का केंद्र रही। सत्ता का केंद्र कौन रही थी? नूरजहां। नूरजहां ने ही शासन संभाला था। सन 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हुई। इसे लाहौर में दफनाया गया। वहाँ ही इसका मकबरा स्थित है। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में है। आगे बात करते हैं मुगल बादशाहों के प्रमुख मकबरे के बारे में। तो जो पहला बादशाह हुआ था बाबर, इसका मकबरा है कहाँ है? काबुल में, जो अफगानिस्तान में पड़ता है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है, जिसे आजकल घूमने का प्लेस भी बनाया गया है। हुमायूं टॉम के नाम से जाना जाता है हुमायूं का मकबरा, जिसे आप घूम भी सकते हैं। अगला मकबरा अकबर का आता है। अकबर का सिकंदरा में है, ये आगरा उत्तर प्रदेश में है। फिर आते हैं अगला जहांगीर। जहांगीर का जो मकबरा है वो लाहौर पाकिस्तान में है। अगला शासक हुआ वो शाहजहाँ। शाहजहाँ का मकबरा है ताजमहल, जो आगरा में स्थित है।
अगला जो शासक हुआ था वो था औरंगजेब। औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद औरंगाबाद जो महाराष्ट्र का एरिया पड़ता है इसमें स्थित है। आगे बात करते हैं, जहांगीर के शासनकाल में ही इंग्लैंड यूके के सम्राट जेम्स प्रथम ने कप्तान हॉकिंस 1608 ईस्वी में भारत में भेजा था। यूके के सम्राट कौन थे? जेम्स प्रथम ने किसको भेजा? कप्तान हॉकिंस को भारत में भेजा था। इसके कारण अंग्रेज भारत से कुछ व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने में हुए थे। यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, मतलब जिस तरीके से ये थोड़ा बहुत व्यापार कर सके। आगे बात करते हैं शाहजहाँ के बारे में, जो इसका अगला महत्वपूर्ण शासक हुआ मुगल वंश का। शाहजहाँ का शासनकाल रहा था 1627 से 1658 ईस्वी तक। जहांगीर के पुत्र शाहजहाँ का बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। इसके बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। इसका जन्म 1592 में हुआ था। खुर्रम का जन्म कब हुआ था? 1592 में। शाहजहाँ ने अपने भाइयों के प्रतिद्वंदियों को हराकर 24 फरवरी 1628 में आगरा के सिंहासन पर बैठा। ये कब बैठा? 24 फरवरी 1628 में। इसके प्रतिद्वंदी कौन थे? इसके स्वयं के भाई थे। शाहजहाँ का विवाह 1612 में नूरजहाँ की भतीजी बानो बेगम से हुआ था। किससे हुआ था? नूरजहाँ की भतीजी। ये नूरजहाँ कौन थी? ये जहांगीर जो अपने सलीम शासक हुए थे उनकी भतीजी थी, बानो बेगम से हुआ था, जो बाद में मुमताज़ महल के नाम से विख्यात हुई। मुमताज़ महल का भी नाम पूछा जा सकता है। क्या नाम था मुमताज़ महल का? नाम बानो बेगम, जो किसकी भतीजी थी? नूरजहाँ की। ये फिर मुमताज़ महल के नाम से विख्यात हुई, जिसके ऊपर इसकी याद में ही ताजमहल का इसने निर्माण करवा रखा है। आगे बात करते हैं, शाहजहाँ ने दक्षिण भारत में अहमदनगर व सर्वप्रथम आक्रमणकारी से 1633 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिलवा लिया था। इसने कहाँ का राज्य स्थापित कर लिया था? अहमदनगर में। शाहजहाँ के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का वैभव, कला, स्थापत्य एवं शक्ति अपने चरम सीमा पर थी। अतः शाहजहाँ के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि मुगल काल का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? तो ये शाहजहाँ के युग को कहा जाता है। शाहजहाँ ने दिल्ली का लाल किला एवं जामा मस्जिद तथा अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में आगरा में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण करवाया था। इसने किस किस का निर्माण करवाया था? दिल्ली में जो स्थित है लाल किला, जामा मस्जिद तथा आगरा में जो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल है उसका निर्माण करवाया था। ये किसकी याद में करवाया था? इसने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की, जिसे किस नाम से जाना जाता था? बानो बेगम के नाम से जाना जाता था, जो किसकी भतीजी थी? ये नूरजहाँ की भतीजी थी। आगे बात करते हैं, शाहजहाँ के बड़े पुत्र दारा शिकोह ने भगवत गीता का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। शाहजहाँ का जो बड़ा पुत्र था दारा शिकोह, इसने भगवत गीता जो हिंदुओं को पवित्र ग्रंथ माना जाता है इसका फारसी में अनुवाद करवाया था। इसके अतिरिक्त दारा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य वेदों का संकलन था, यानी दारा ने एक कार्य और करवाया था, वेदों को इकट्ठा भी करा था। शाहजहाँ के जीवन के अंतिम वर्षों में उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी के लिए युद्ध प्रारंभ हो गया। जैसे ही उसका जीवन का अंतिम समय आया तो उसके पुत्रों के बीच शासन के लिए द्वंद्व प्रारंभ हो गया, युद्ध प्रारंभ हो गया। शाहजहाँ द्वारा शाहजहाँ किसको? दारा शिकोह को बादशाह बनाना चाहता था, परंतु 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में औरंगजेब ने उसे हरा दिया। लेकिन शाहजहाँ किसे बादशाह बना जाता था? दारा शिकोह को। लेकिन धर्मत का एक युद्ध हुआ था 1658 में, तो औरंगजेब ने उसे हरा दिया था। तो इसलिए औरंगजेब शासन करने लग जाएगा जब औरंगजेब ने हरा दिया था। तो शाहजहाँ ने अपने जीवन के अंतिम दिन में आगरा किले में बंदी के रूप में गुजारे। शाहजहाँ की मृत्यु के उपरांत उसके शव को मुमताज़ महल की कब्र के नज़दीक ही ताजमहल में दफना दिया गया। क्योंकि ये शाहजहाँ था, ये दारा शिकोह का सपोर्ट करता था, जबकि औरंगजेब ने उसको हरा दिया था, तो औरंगजेब ने इसको आगरा के किले में बंदी बना दिया था। तो जैसे इसकी मृत्यु हुई तो इसकी कब्र को कहाँ दफना दिया गया? ताजमहल में। आगे बात करते हैं, शाहजहाँ के शासनकाल में कला एवं संस्कृति उच्च स्तर पर थी, जिसके कारण मुगल काल इतिहास प्रसिद्ध है। शाहजहाँ का किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि इसके काल में कला व संस्कृति उच्च स्तर पर थी। मुगल काल की सांस्कृतिक गतिविधियों के विकास के कारण इसे भारतीय इतिहास का द्वितीय क्लासिक युग, यानी गुप्त साम्राज्य के बाद इसको द्वितीय क्लासिक युग कहा जाता है। किसके काल को कहा जाता है? शाहजहाँ के काल को। आगे बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण शासक की, जो था औरंगजेब। औरंगजेब का शासनकाल रहा था 1658 से 1707 ईस्वी तक। यहाँ तक महत्वपूर्ण मुगल बादशाह हुए थे। इसके बाद जो मुगल बादशाह हुए वो काफ़ी अयोग्य शासक हुए थे। बात करते हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब उत्तराधिकारी के युद्ध में विजयी होने के पश्चात 21 जुलाई 1658 में मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। औरंगजेब एक कट्टर रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान था। ये कट्टर मुसलमान रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान था। बात करते हैं इसके आगे। वह शाहजहाँ काल में, जब शाहजहाँ का काल था 1636 से 44 ईस्वी तक, दक्षिण के सूबेदार के रूप में औरंगाबाद में रहा था, यानी दक्षिण का इसको सूबेदार नियुक्त करा गया था, जो मुगलों के दक्षिण सूबों की राजधानी थी। मुगलों के दक्षिण सूबों की राजधानी कौन सी थी? औरंगाबाद, जिसका सूबेदार कौन था? शाहजहाँ था।
औरंगजेब था। आगे बात करते हैं औरंगजेब के बारे में। सम्राट बनने के बाद औरंगजेब ने दक्षिण में 2 बड़े युद्ध लड़े, पहला बीजापुर और दूसरा गोलकुंडा के विरुद्ध, तथा पहला था बीजपुर और गोलाकुंडा के खिलाफ, और दूसरा था मराठाओं के साथ। बीजापुर को 1686 में इसने अपने साथ मिला लिया था तथा गोलाकुंडा को 1687 में और मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। आगे बात करते हैं औरंगजेबों की राजपूतों के प्रति नीति। अकबर एवं जहांगीर की एवं शाहजहां के विपरीत कठोर नीति थी, यानी ये राजपूतों के विपरीत कठोर व्यवहार रखता था। औरंगजेब ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था 1663 ईस्वी में। इसने सती प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया? 1663 ईस्वी में। साथ ही सन 1669 में हिंदू त्योहारों को मनाए जाने पर रोक लगाई। इसने हिंदू त्योहारों पर रोक लगा दी मनाए जाने पर। हिंदुओं पर 1679 में जजिया कर लगा दिया। इसने पुनः जजिया कर लगा दिया 1689 में। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। इसने किसकी हत्या करवा दी थी? सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की। जबकि जहांगीर ने किसकी हत्या करवा दी थी? अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। इसने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। आगे बात करते हैं मुगलों और मारवाड़ों के बीच औरंगजेब के काल में 30 वर्षीय युद्ध हुआ। इसके बाद इसकी जो राजपूत थे उनसे बिगड़ गई, तो इनके बीच युद्ध चलता रहा। आगे बात करते हैं औरंगजेब ने गलत नीतियों के चलते वह जनता के बीच अप्रिय एवं अलोकप्रिय बन गया। इसकी नीतियाँ थी वो बहुत गलत थी, जिससे यह एक लोकप्रिय शासक नहीं रहा। इसकी गलत नीतियों के चलते मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। सन 1707 में औरंगजेब की दक्षिण भारत में ही मृत्यु हो गई थी। दक्षिण में इसकी मृत्यु हो गई थी। आगे बात करते हैं प्रवर्ती मुगल काल, यानी जैसे ही शाहजहां की मृत्यु हुई तो कौन कौन से शासक हुए। इनके द्वारा जो करवाए हुए कार्य थे वो इतने कुछ खास नहीं थे, तो इनका शासनकाल एक बार देख लेते हैं फटाफट से। पहला जो शासक हुआ औरंगजेब के बाद वो था बहादुर शाह प्रथम। इसका शासनकाल रहा था 1707 से 1712 ईस्वी तक। फिर दूसरा जो शासक हुआ वो जहादर शाह था। इसका शासनकाल रहा था 1712 से 1713 ईस्वी तक, यानी एक ही वर्ष रहा। फिर फारूक सियार रहा। फारूक सियार का शासन रहा 1713 से 1719 तक। फिर मोहम्मद शाह का शासनकाल रहा। इसका शासनकाल रहा 1719 से 48 तक। फिर अहमद शाह का रहा था 1748 से 1754 ईस्वी तक। आगे बात करते हैं कौन सा महत्वपूर्ण शासक रहा था। अगला महत्वपूर्ण शासक रहा, महत्वपूर्ण नहीं, खैर कह सकते हैं कि मुगल वंश का शासक रहा था, लेकिन इतना योग्य शासक नहीं था। आलमगीर द्वितीय रहा था। इसका शासनकाल रहा था 1754 से 1759 ईस्वी तक। अगला रहा था शाह आलम द्वितीय। इसका शासनकाल रहा था 1759 से 1806 ईस्वी तक। फिर इसके बाद आया था अकबर द्वितीय का काल। अकबर द्वितीय का काल रहा था 1806 से 1837 तक। और अंतिम जो मुगल सम्राट था वो बहादुर शाह द्वितीय था। इसका शासनकाल रहा था 1837 से 1857 ईस्वी तक, यानी 1857 की क्रांति तक इसका शासनकाल रहा था। और इसके बाद मुगल शासन का अंत हो गया। आगे बात करते हैं मराठा साम्राज्य की। किसकी बात करते हैं? मराठा साम्राज्य की। 17वीं शताब्दी के अंत में मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही भारत में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना प्रारंभ हो गई थी। नए स्वतंत्र राज्यों में किसका उदय हुआ? मराठा साम्राज्य का उदय हुआ। मराठा को एक मजबूत राजनीतिक शक्ति के रूप में शिवाजी का नेतृत्व के रूप में हुआ। यानी मराठा किसके नेतृत्व के रूप में उभरे? शिवाजी के नेतृत्व के रूप में उभरे। अपनी सैनिक योग्यता के कारण मराठों ने एक बड़ा साम्राज्य शीघ्र ही स्थापित कर लिया, यानी इनकी सैनिक योग्यता काफ़ी कुशल थी। तो देखते हैं इसमें जो इसके महत्वपूर्ण शासक रहे थे शिवाजी, उनके बारे में। शिवाजी का शासनकाल रहा था 1627 से 1680 ईस्वी तक। शिवाजी का जन्म 1627 में पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में बीजापुर के सेना नायक एवं जागीरदार शाहजी भोसले की पत्नी जीजाबाई के गर्भ से हुआ। यानी इनके पिताजी का क्या नाम था? शाहजी भोसले, और इनकी माता का नाम क्या था? जीजाबाई। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी ने सन 1642 में सर्वप्रथम सिंहगढ़ का दुर्ग बीजापुर से जीतकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। अपने अभियान की शुरुआत कब की? सिंहगढ़ का दुर्ग बीजापुर से जीतकर। इसके बाद उन्होंने कई किले जीतकर अपनी स्थिति मजबूत की। मुगलों से शिवाजी का प्रथम संघर्ष 1657 ईस्वी में हुआ था। पहला संघर्ष इनका मुगलों से कब हुआ? 1657 ईस्वी में। बीजापुर के सेनापति अफजल खान ने शिवाजी को छलपूर्वक मारने की योजना बनाई, परंतु शिवाजी ने ही उसे मार दिया। किसने इनको मारने की योजना बनाई थी? अफजल खान ने, लेकिन शिवाजी ने इसको ही मार दिया। आगे बात करते हैं सन 1665 में औरंगजेब के सेनापति राजा जय सिंह ने शिवाजी को पराजित किया और पुरंदर की संधि। इनके सेनापति औरंगजेब का जो सेनापति कौन था? राजा जय सिंह। इसने शिवाजी को पराजित कर दिया और पुरंदर की संधि हुई थी 1665
ईस्वी में मानने के लिए बाध्य कर दिया था। पुरंदर की संधि भी पूछी जाती है, कब हुई थी? 1665 में। देखते हैं पुरंदर की संधि में क्या था। पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी को अपने 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े तथा बीजापुर के खिलाफ मुगलों की सहायता करने का वचन देना पड़ा। पुरंदर की संधि में क्या निश्चित हुआ कि शिवाजी अपने 23 किलों को मुगलों को सौंपेंगे और बीजापुर के अभियान में मुगलों की सहायता करेंगे। आगे बात करते हैं। सन 1670 में शिवाजी ने मुगलों पर हमला करके खाए हुए किले पुनः जीत लिए। इन्होंने 1670 में मुगलों पर पुनः हमला कर दिया और जितने भी खोए हुए, खाए हुए नहीं, खोए हुए होगा, खोए हुए किले जितने भी थे इन्होंने पुनः प्राप्त कर लिए। मराठा शिवाजी प्रशासन में ही राजा छत्रपति ही प्रमुख होता था। मराठा साम्राज्य में शिवाजी के प्रशासन काल में ही राजा छत्रपति ही प्रमुख होता था। संपूर्ण सत्ता का केंद्र वही होता था। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसे अष्टप्रधान कहते थे। इनकी मंत्री परिषद को क्या कहते थे? अष्टप्रधान। इस अष्टप्रधान में 8 मंत्री थे जो निम्नलिखित थे। बात करते हैं महत्वपूर्ण मंत्रियों के बारे में जो अष्टप्रधान में शामिल थे। जो पहला मंत्री होता था वो था पेशवा। पेशवा को क्या बोलते थे? प्रधानमंत्री। दूसरा जो मंत्री होता था उसे बोलते थे अमात्य। अमात्य यानी वित्त मंत्री आज के हिसाब से। तीसरा मंत्री होता था वाक्या नवीस। क्या बोलते थे इसको? वाक्या नवीस। ये होता था गृह मंत्री। चौथा मंत्री होता था दरबीर सुम्मत। कौन सा होता था? दरबीर सुम्मत। इसे बोला जाता था विदेश मंत्री। पांचवा जो अष्टप्रधान होता था वो था सचिव सुरनवीस। क्या था? सचिव सुरनवीस। ये होता था शाही पत्राचार प्रभारी। ये शाही का राजकाज को देखता था। अगला जो महत्वपूर्ण अष्टप्रधान में महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो उसको बोला जाता था सर ए नौबत। सर ए नौबत कौन होता था? ये सैन्य प्रमुख होता था, यानी सेना का प्रमुख होता था। सातवां अष्टप्रधान में जो था वो था पंडित राव। पंडित राव कौन थे? ये धार्मिक मामलों के मंत्री थे। आठवां कौन था? न्यायाधीश। न्यायाधीश थे, ये न्याय प्रमुख थे। यानी ये कुल कितने इनके मंत्री थे? 8 मंत्री थे जिनसे ये विभिन्न कार्य करवाते थे। आगे बात करते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक 19 मई 1674 को रायगढ़ के किले में छत्रपति की उपाधि के साथ हुआ। इनका राज्याभिषेक कब हुआ? 1674 में। किसकी उपाधि के साथ हुआ? छत्रपति की उपाधि के साथ। छत्रपति शिवानी का राज्याभिषेक, सॉरी शिवानी नहीं होगा, शिवाजी हो जाएगा, ये गलती मिस्टेक है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। शिवाजी का राज्याभिषेक हिंदू साम्राज्य की स्थापना के संकल्प की घोषणा ही नहीं बल्कि हिंदू संस्कृति के पुनरुत्थान और विश्व धर्म की पुनः प्रतिष्ठा का शंखनाद था। यानी जैसे इनका शासनकाल आया, हिंदू धर्म फिर से एक चरम रूप में उभर कर निकला था। आगे बात करते हैं। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात जब 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी, उनके बड़े पुत्र संभाजी, इनका शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1680 से 1688 ईस्वी तक। मराठों का नेतृत्व किया इन्होंने, परंतु वह मुगलों से पराजित होकर मारा गया। संभाजी किससे पराजित होकर मारा गया? मुगलों से। इसके बाद शिवाजी के उत्तराधिकारी काफ़ी कमज़ोर हुए। शिवाजी का जो दूसरा पुत्र था वो क्या था? राजा राम। उनका नाम क्या था? राजा राम। ये इनका शासनकाल रहा था 1689 से 1700 ईस्वी तक। राजा राम की पत्नी ताराबाई, इनका शासनकाल रहा था 1700 से 1707 ईस्वी तक। तथा संभाजी का पुत्र साहू 1707 से 1740 ईस्वी तक क्रमशः मराठों के शासक हुए। इतने महत्वपूर्ण शासक नहीं हुए थे। आगे बात करते हैं पेशवा के बारे में। मराठा साम्राज्य में एक पेशवा एक महत्वपूर्ण पद था जिसके बारे में बात करते हैं। साहू के शासन काल में ही मंत्रिपरिषद का प्रमुख पेशवा ही प्रमुख शासक बन गया। साहू के शासनकाल में मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता था वो पेशवा था, वो शासक बन गया। मतलब इसने छत्रपतियों को हटा के स्वयं शासक घोषित कर लिया। इसके बाद सारी शक्तियाँ पेशवा के पास ही आ गई। इसके बाद सारी जितनी भी शक्तियाँ थी वो पेशवा के पास आ गई। पेशवा का पद कैसे हो गया? वंशानुगत हो गया, यानी किसी मतलब शासक का पुत्र ही पेशवा बनेगा। आगे बात करते हैं। बालाजी विश्वनाथ सबसे प्रथम पेशवा कौन हुए? ये हुए बालाजी विश्वनाथ। इनका शासनकाल रहा 1714 से 1720 ईस्वी। एवं बाजीराव प्रथम, इनका शासनकाल रहा था 1720 से 1740 ईस्वी। तथा बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 ईस्वी में प्रभावशाली पेशवा हुए। 3 प्रभावशाली पेशवा हुए। कौन कौन से? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव। ये 3 महत्वपूर्ण पेशवा हुए। बालाजी बाजीराव के समय ही मराठा शक्ति चरम सीमा पर थी। मराठों ने मुगलों के बाद भी पेशवा बालाजी बाजीराव ने मराठा राजधानी पूना, वर्तमान पुणे में और सतारा से हटाकर बनाई थी। इन्होंने मुगलों के काल में ही राजधानी को अपनी कहाँ से? सतारा से हटाकर कहाँ बना ली? पूना, वर्तमान में जो पुणे में पड़ता है यहाँ बना ली। आगे बात करते हैं। सन 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेनापति
सन 1761 में कौन सा युद्ध हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत कहाँ है? ये हरियाणा में है। तीसरा युद्ध हुआ था मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ की अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के हाथों हार के बाद से ही मराठा शक्ति का पतन हो गया। मराठा शक्ति का पतन कब हुआ? जब इसके मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ की अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली द्वारा हार हो गई थी। तो ये थी आपकी आज की क्लास, मध्यकालीन भारत की क्लास की। मध्यकालीन भारत भी आज आपका समाप्त हुआ। तो हमारे मध्यकालीन भारत भी समाप्त हो गया और प्राचीन भारत भी समाप्त हो गया। अब कल की क्लास से हम आधुनिक भारत की शुरुआत करेंगे। हमारा सिलेबस चल रहा है बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। तो जैसा कि आपको पता है, आपके जो भी मित्र फ्रेंड जो भी बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।